सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। इस चैप्टर को हम लोग अभी बहुत जल्दी निपटाएंगे कम समय के अंदर। सो अभी अपन स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी में। सबसे पहले तो भैया वर्क क्या होता है, क्या लगता है अभी जो तुम बेसिकली ऐसे बैठ करके एक जगह पे बैठ करके इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक कि तुम कोई काम कर रहे हो, या फिर जब मैं यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड के सामने ऐसे ऐसे घूम घूम के पढ़ा रहा हूं तुमको, तो क्या मैं कोई काम कर रहा हूं? हाँ मैं कर रहा हूं, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि कोई भी काम तभी होता है जब किसी बॉडी पे हम कोई फोर्स को अप्लाई करते हैं और वो बॉडी मूव कर जाती है। कुल मिला के मूव वाली भी बात नहीं होती है, मूव तो मैं भी कर रहा हूं लेकिन मैं वापस से एक ही जगह पे आ रहा हूं। सो बेसिकली वो डिस्प्लेस कर जाती है। ठीक है, क्या कर जाती है? डिस्प्लेस कर जाती है। मतलब कि उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। समझ रहे हो? मतलब वो डिफरेंट हो। सिंपल सी बात, इनिशियल पोजीशन जहां पर से उसने काम करना स्टार्ट किया था और फाइनल पोजीशन जहां पर उसने काम करना बंद किया, वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, सो अ वर्क इज एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं चलता है भाई साहब। यहां पर ऐसा होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, उसके साथ साथ द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी एक्चुअली मूव्स। ठीक है, अब यहां पर से जो इन्होंने बात बोली है कि दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो वो किस किस पे कर रहा है भैया? वर्क बेसिकली डिपेंड करता है आपका दो चीजों पे। एक तो आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट भैया क्या हो गई? इसकी भी यूनिट भैया न्यूटन और मीटर। ये क्या हो गई? न्यूटन और मीटर। ठीक है, लेकिन इस न्यूटन मीटर को हम कुछ और बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जूल। ठीक है, जूल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू जे। सो बेसिकली 1 जूल। ठीक है, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। समझ गए? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है। ठीक है गाइस, चलो ठीक है। चीनू भैया वो भी चल रहा पूरी चैट में। हाँ, सो अब एक चीज और बोली जा रही है, दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच सेज दैट कि भाई साहब इसके अंदर जो ना कोई भी डायरेक्शन वायरेक्शन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अभी जब इसकी तुम एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने जाओगे तो तुम एक चीज पता पड़ेगी कि यहां पर से कोसाइन थीटा को लेना काफी ज्यादा जरूरी है। जब हमने इस वाले बॉक्स को इधर से इधर तक पहुंचाया, सो वी हैव सो लाइक सीन दैट कि यहां पर से कोसाइन थीटा को लेना, कॉस थीटा को लेना, इट्स नेसेसरी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जब वर्क की पूरी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा किस पे डिपेंड करेगा? इट इज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसके बाद में क्या फोर्स किस तरीके से लगा रहे हो, देख रहे हो? फोर्स। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा उसका हम लोग क्या करेंगे? कोसाइन ले लेंगे, मतलब कॉस थीटा कर देंगे, और उसके बाद में कंप्लीट एक्सप्रेशन मिलेगी। सो दस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर से अगर मैं बोल देता हूं कि मान लो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, मतलब ऐसे फोर्स अप्लाई करा है और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इस हिसाब से तो भैया जो है ना हमारा एंगल थीटा तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं करना है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। कॉस 0 डिग्री क्या होगा बताओ? कॉस 0 डिग्री क्या होगा भैया? कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1, तो ये तो भैया एफ एस के ही बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वर्क डन हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, सो द वर्क, दिस वर्क इज मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। अब उसके बाद में इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, मान लो आप जो ना ऐसे फोर्स लगा रहे हो और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गई? ये भैया तब होता है जब एक कुली जो है अपने सर पे वेट रखता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है, तो वेट ऐसे डाउनवर्ड्स एक्ट करता है और वो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से ही होता है। अब यहां पर से बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। मैंने बोला कॉस 90 डिग्री क्या होता है बताओ? कॉस 90 डिग्री भैया बता दो क्या होता है? बोलो बोलो क्या होता है? यस सर, सो दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा इस केस में अगर मैं लिख भी दूं कि एफ एस कॉस 90 डिग्री, सो बिकॉज कॉस 90 डिग्री इज 0, इट इज कलेक्टिवली इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद में एक और केस हो गया, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन द वर्क डन इज 0, ऑब्वियसली तब भी 0 हो जाएगा। और इसके बाद में दिस इज द केस व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, क्योंकि ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन में आप एक जगह से स्टार्ट करोगे तो आप घूम फिर के उधर ही पे आ जाओगे। उसके बाद में इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स, मान लो आप जो ना लेकर के क्या कर रहे हो, इस केस में नेगेटिव होगा वर्क। ठीक है, सो यहां पर से अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर से तुम देख रहे हो बीच में एंगल क्या बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है, और कॉस 180 डिग्री बता दो क्या होता है? वो होता है भैया -1। ठीक है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू -1। तो मेरा जो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा माइनस एफ एस। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? वर्क
नेगेटिव होता है, लेकिन मैं मिनिमम के लिए तुमको एक बात बोलूंगा कि अपनी कंसाइज सेलेना में जो ना एक बार चेक कर लेना कि मिनिमम 0 वाले केस में होगा या फिर इस वाले केस में होगा। मेरे हिसाब से 0 वाले केस में होता है, बट अगेन यू कैन चेक इट इन योर बुक और वहां से जो भी चीज हो तो उसको सही मान लेना। तो ये चीज क्योंकि मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं, आई एम श्योर अबाउट 0 क्योंकि, लेकिन यहां पर मिनिमम लिखा हुआ है, तो आई जस्ट वांट यू ऑल कि तुम एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो अब इसके बाद में हाँ भाई, तो तुम लोग इन ई बुक्स का लाइक इस्तेमाल कर सकते हो भैया, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल ई बुक में, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज आर ई बुक विच इज बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 2000 स्टूडेंट्स ऑफ बेस्ट 2025। यहाँ पर बहुत ही तगड़े लेवल के ग्राफिक, हाई ग्राफिक नोट्स हमने बना रखे हैं, तुम देख सकते हो, जहां पर तुम्हारे पूरे के पूरे सिलेबस के नोट्स है, उसके साथ साथ यहाँ पर एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक चीज है। तो ये एक एज अ क्वेश्चन बैंक भी एक्ट करती है। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट बाय इट फ्रॉम आवर वेबसाइट। इसकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, इट्स हाईली अफोर्डेबल एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 300 रुपीज। ये तुम्हें हाल के हाल 1 मिनट में मिल जाएगी। तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। और इस लेक्चर को फॉलो करते करते अगर तुम इस ई बुक को यूज कर रहे हो ना, तो तुम 4 चांद कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, समझ रहे हो। उसके बाद में भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब यहां से भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है। सो इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स डाउन फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है, तो अगर मान लो वो ऐसे h हाइट से नीचे आ रही है, ठीक है, अब यहां पर ही वो ग्राउंड पे आ गई, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, h डिस्प्लेसमेंट किया। अब मैं बोलूंगा देखो यार, लेकिन यहां से डिस्प्लेसमेंट पता पड़ गया ना, सिर्फ मुझे फोर्स कैसे पता पड़ेगा। तो फोर्स मुझे कैसे ऐसे पता पड़ेगा, मैं जानता हूं फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो इस बॉडी का मैंने बोल दिया, लेट्स सपोज m हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन यहां पर से मैं g मान लेता हूं क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑब्वियसली। तो यहां पर से मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट्स बेसिकली इक्वल टू mgh, ठीक है, सिंपल हो गया। अब उसके बाद में सिमिलर इफ द बॉडी इज थ्रोन अप टू अ हाइट h, देन द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस mgh, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो गया ना ऊपर जाते टाइम। उसके बाद में द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। ये चीज तो अपन जानते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। अब यहां पर से 1 जूल ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स डायरेक्शन। द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ज, 1 अर्ज ऑफ वर्क, ठीक है। अब इनका भी एक बार रिलेशन बना लेते हैं, चलो भाई। यहां से ये बोलते हैं कि 1 न्यूटन इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 10 टू द पावर 7, सॉरी 1 जूल, 1 जूल इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 10 टू द पावर 7 अर्ज। अब मैंने बोला पहले तो 1 जूल क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। उसके बाद में 1 अर्ज क्या होता है, 9 सेंटीमीटर होता है। बस आ गई ना बात। अभी पिछले चैप्टर में यू हैव प्रूव्ड दैट कि भैया 1 न्यूटन तो क्या होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। और ये तो हमें बचपन से पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये चीज प्रूव हो गई, ठीक है। सेम मैं बोलूंगा इनवर्स रिलेशन भी लिखवा लो भैया, 1 अर्ज इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 व्हाट, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। यस सर, ऑब्वियसली जूल, ठीक है। अब यहां पर से अगर अपन देखते हैं, 1 अर्ज ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज भी अपन समझ गए। अब उसके बाद में ये पावर क्या होता है। सो पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब मैं बोलूंगा 2 लोग हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास में क्या है भैया, 2 लोग हैं, ठीक है। अब एक हूं मैं, हु इज पावरफुल, ठीक है, और एक है चिनू, ठीक है, हु इज जस्ट डबल माई वेट, लेकिन स्टिल ही इज नॉट पावरफुल, ठीक है। अब मैं कोई काम को जो ना, मान लो 100 जूल का काम है, मैं कर देता हूं 5 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद में चीनू भाई 100 जूल के काम को करता है 10 सेकंड में। व्हाट डू यू थिंक, हु इज मोर पावरफुल, लाइक कौन है भाई ज्यादा पावरफुल, कौन है। ऑब्वियसली आई एम मोर पावरफुल, ठीक है, P एंड C, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर से अगर तुम देखते हो तो मैं 1 सेकंड में 20 जूल काम निपटा रहा हूं, सो 20 जूल पर सेकंड। और यहां पर से चीनू भाई हमारे 10 जूल पर सेकंड के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो भाई ऑब्वियसली मैं ज्यादा पावरफुल हो गया ना। यहां पर मैंने काम को किसके अकॉर्डिंग रख दिया है, बताओ, इन द रेट ऑफ टाइम, ठीक है। सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो P इज इक्वल टू व्हाट, W अपॉन T, ठीक है। अब पावर क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अब इसमें एक और बहुत ही तगड़ी चीज और आई कि भैया ये तो मैं समझ गया, P इज इक्वल टू W अपॉन T। क्या इसका एक और भी कोई लाइक फॉर्मूला हो सकता है, जल्दी से बताओ, क्या और भी कोई फॉर्मूला हो सकता है। मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम लोग जो ना लेकर के फोर्स इनटू वेलोसिटी कर दो एक बार, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या आएगा, बताओ। फोर्स क्या हो जाता है, देखो एट लास्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके W बाय T अगर आप कर रहे हो तो ये क्या है, ये है M, या फिर ऐसे मान लो कि हाँ न्यूटन मीटर बाय सेकंड, यही चीज चाहिए एट लास्ट। तो मैंने बोला ये क्या हो गया, न्यूटन, और ये हो गया मीटर बाय सेकंड। तो
तो ये तो मल्टीप्लाई होकर न्यूटन मीटर बाय सेकंड ही बन जाएंगे ना। तो एक और फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, कहीं कहीं पर तुम्हें ये भी यूज करना पड़ सकता है, तो इसे भी ध्यान में रख लेना। इट्स एसआई यूनिट इज वॉट, डब्ल्यू, और जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ज पर सेकंड। ठीक है, अनदर यूनिट ऑफ पावर इज, 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं, 1000 वॉट, ऑब्वियसली के स्टैंड्स फॉर 1000 ओनली। उसके बाद में 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितने होते हैं, 10 टू द पावर 6 वॉट होते हैं। ठीक है, ये चीज को भी एकदम याद रख लेना। और एक हॉर्स पावर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 746 वॉट होते हैं या फिर 0.746 किलोवाट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। अब एनर्जी क्या है भैया, अब मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, तुम कोई भी काम कर रहे हो, कैसे कर पा रहे हो बताओ, तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम वो कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि यू हैव एनर्जी इनसाइड योर बॉडी, राइट। सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, अब हम एक्चुअली समझेंगे। तो भैया हम लोग अगर मान लो 100 जूल का काम कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई आपकी बॉडी से 100 जूल की एनर्जी इमिट हो रही है, आप तब वो काम कर पा रहे हो। तभी हम एक और चीज क्लियर कर लें कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। समझ रहे हो, बढ़िया चीज हो गई यार। तुम ये सोच के फैसिनेट नहीं हुए, तुम ये सोच सुन के इसलिए खुश हो गए कि हाँ यार एक यूनिट कम याद रखनी पड़ेगी, है ना। सही है। सो we can define energy as the capacity to do work. The amount of energy possessed by a body is the amount of work it can do when that energy is released. Energy क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। The SI unit of energy is the same as the unit of work. ठीक है, another unit वॉट हार या फिर किलोवाट हार। ये आप कैसे निकाल रहे हो, वॉट क्या होता था, वर्क अपॉन टाइम होता था, मतलब कि जूल बाय सेकंड होता था। मैंने बोला इसी में इंटू सेकंड कर दोगे तो ये जूल ही तो बनेगा, तो ये वही तो कर रहे हैं, वॉट हार। ठीक है, तो अगर तुम 1 वाट हार देखते हो या किलो वाट हार देखते हो, 1 kW है जिसके बेसिस पे तुम्हारा बिजली का बिल आता है। तो ये क्या है भाई, 1000 वॉट्स अपॉन सेकंड इंटू हार, मतलब कि 3600 सेकंड। ठीक है, कैलकुलेशन बिठा लो, सेकंड से सेकंड गया तो 1000 इंटू 3600। मैंने बोला ये कर दो तुम एकदम कैसे, 3.6, तो इसमें एक और जीरो मिल जाएगा ऐसे, तो 1000 इंटू 1000, तो ये तो हो गया कितना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, जिसको मैं सिंपली 3.6 मेगा जूल भी बोल सकता हूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके गाइस, अब एक और एनर्जी की यूनिट होती है विच इज कैलोरीज, जो कि तुम हीट के टर्म्स में बात जब करते हो, जब हीट एनर्जी की बात करते हो तब इसको यूज करोगे। तो एक चीज याद रखना, जब एक मान लो 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो तो तब कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 1 कैलोरी, विच इज बेसिकली इक्वल टू 4.18 जूल। और अगर आप जूल के टर्म्स में निकालो सो दैट्स बेसिकली इक्वल टू 0.24 कैलोरीज। ठीक है, आ गया समझ? हाँ, सो 1 किलो कैलोरी इट्स बेसिकली इक्वल टू 1000 कैलोरीज एंड 4180 जूल। उसके बाद में 1 EV इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। देखो ये ऐसा बोला जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक अपना रोटेशन कर देगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, ठीक है, तो तब ये बात बोली जाती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी मिलती है, विच इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। क्या मुझे ये बता सकते हो कि यहां पर से सेम ऐसा ही कुछ नंबर होता था किसी और चीज का, इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड, बता दो क्या होता था, बताओ। हाँ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये क्या होता था, चार्ज होता था, लाइक ऑब्वियसली यस, कूलम्ब। हाँ बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये क्या होती है भैया बताओ। सो मैकेनिकल एनर्जी, अब ये क्या होती है ना कि देखो हमारी बॉडी 2 तरीके की स्टेट्स में रह सकती है। सो द फर्स्ट वन इज के हम जो है या तो रेस्ट में रह सकते हैं या फिर वी कैन स्टे इन मोशन। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तब उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और जब हमारी बॉडी मोशन में होती है तब वो जो एनर्जी पोजेस कर रही होती है तब उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो बेसिकली द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू ए स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो हो गई लाइक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद में जो मोशन की वजह से आती है उसको हमने क्या बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय virtue of its motion is called kinetic energy. It is denoted by K. ठीक है, इसको हम लोग K के थ्रू जो ना लेकर के डिनोट कर देते हैं। ठीक,
और भैया पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिनोट करेंगे, पी नहीं भाई, यू के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग, फालतू हटाओ सब कुछ, मैं तुम्हें बताता हूं सिंपल चीज जो जरूरी है। बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इतना तुम याद भी रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अब ये डेरिवेशन को जो ना पढ़ने के लिए तो मेरे डिटेल्ड लेक्चर देख लेना, हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो इसमें क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट वो बनता है कि भैया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है। तो मैंने बोला मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी होता है, अब निकाल दो। तो मैंने बोला सबसे पहले एक काम करते हैं, P इज इक्वल टू एम वी है, पी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो मैंने बोला एक काम करो, सिंपली एक एम यहां पर जाओ तो पी स्क्वायर बाय 2, लाइक ये एम हो जाएगा और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बोलूंगा एक काम करो कि यहां पर से हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m, और ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये निकल करके आता है रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब इसी को भैया अगर मान लो मैं कैसे करना चाहूं कि मैं ऐसा लिख दूं कि पी स्क्वायर बाय 2m मेरा k के बराबर है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा पी स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो जाएगा 2m k के, तो मेरा p किसके बराबर है √2m k के, ठीक है। ओके क्लियर है गाइस, चलो ठीक, ये वाली चीज अपन को क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां पर अपन ने इसको कर लिया। अब ये देख सकते हो तुम्हारा यही चीज ये बोल रहे थे, ये जरूरी थी। अब उसके बाद में भैया वर्क एनर्जी थ्योरम पे आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और वो हम कैसे निकालते हैं कि भैया इंक्रीज हो जाए उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बोल दिया मान लो फाइनल वेलोसिटी को हमने v मान लिया और इनिशियल वेलोसिटी को हमने u मान लिया, तो हम ऐसे बोलते हैं कि हाफ m जो v स्क्वायर है माइनस हाफ m u स्क्वायर कर दो, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी फाइनल जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी और उसके बाद में जो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहां से हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमको ये पता पड़ जाएगा कि वर्क डन कितना हुआ है, ठीक है। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। 2-3 तरीके के होते हैं कि अगर मोशन ट्रांसलेशनल है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर मोशन वाइब्रेशनल है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर मोशनल लाइक जो मोशन है तुम्हारा अगर वो मान लो कैसा हो सकता है वाइब्रेशनल हो गया है, रोटेशनल है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं अपन। सो भैया पोटेंशियल एनर्जी में क्या सीन है, अब मैं बताऊंगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो ना लेकर के दो चीजों पे डिपेंड करती है बेसिकली एंड दैट इज, एक तो शेप पे जो आप जब उसे डिफॉर्म कर रहे होते हो या फिर रिफॉर्म कर रहे होते हो तब जो बनती है, और एक होती है तुम्हारी हाइट पे, ठीक है। अब इन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होती है, एक होती है इलास्टिक जो अगेन शेप पे डिपेंड कर रही है, और एक होती है ग्रेविटेशनल जो हाइट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब जो ये शेप वाली है इसका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन द डिफॉर्म स्टेट ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मान लो कोई स्प्रिंग है ऐसी और उसे तुमने कंप्रेस कर दिया और वो ऐसी हो गई, ठीक है, तो उसमें तुमने एनर्जी दे दी ना अंदर, तो वो एनर्जी जो उसके अंदर आ गई, मान लो यहाँ पर ये 0 जूल कैरी कर रही थी, यहाँ पर ये 100 जूल जो तुम्हारे हाथों से आ गई इसके अंदर, तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब जहां हाइट वाला लफड़ा आ रहा है वो हो जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज द मेन थिंग। अब एनर्जी अगेन वर्क वाला ही सेम फॉर्मूला है, तो ये कैसे निकाल सकते हो, तुम ऐसे ही निकाल सकते हो कि एक बॉडी यहां से जो ना लेकर के तुमने नीचे से ऊपर तक फेंकी, ये अप टू अ हाइट h गई, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा ऑब्वियसली भैया यहां पर से मेरा जो ना लेकर के पूरा जो कैलकुलेशन के बाद में जो मेरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, जो मेरी जीपीई निकलेगी वो कितनी होगी -mgh। लेकिन अगेन एनर्जी कैन कभी भी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम लोग बहुत सिंपली क्या बोल देंगे कि वो mgh के बराबर ही होगी। सो ये चीज समझ में आ गई। सो दिस वर्क इज stored in the body when it is at a height h in the form of its gravitational potential energy. Thus gravitational potential energy is u, which is equal to mgh. Thus when a body is thrown vertically upwards, उसकी potential energy जो ना
इंक्रीज होती है, और जब वो वापस नीचे आ रही होती है तो वो डिक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी अगर कोई बॉडी हाइट से नीचे गिर रही है तो, ठीक है। उसके बाद में व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ अ बो इज पुल्ड, ठीक है, सम वर्क इज डन व्हिच इज स्टोर्ड इन द डिफॉर्म स्टेट, ठीक है, जो भी एनर्जी थी जब वो एक नॉर्मल डिफॉर्म स्टेट में गया तो वो हमने यहाँ से, और उसके बाद में वही तुम देखो ऐसा होता है, मैं तुम्हें सिंपली समझाऊं कि मान लो एक ऐसे तीर कमान है, तुमने ये स्ट्रेच किया यहां तक आया तो तुमने इसमें कुछ एनर्जी दे दी डिफॉर्म स्टेट में, जब तुमने बो को छोड़ा तो जब वो बो आगे बढ़ता है ना बहुत स्पीड से, वो पता है क्यों बढ़ता है, ठीक है, सॉरी बो कह रहा हूं भाई मैं, जो एरो आगे बढ़ता है, ठीक है, तो वो जो एरो आगे बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है बिकॉज इसके अंदर जो ना यहां पर से जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलो अब उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे वी आर हेयर, द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, अरे यार ये भाई तुमने बचपन में पढ़ा होगा यार, ये मैं बताऊं तुम्हें कौन सी एनर्जी किस तरीके से क्या बोलते हैं उसे, ये सब तो मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सन वाली को सोलर एनर्जी बोलते हैं, उसके बाद में जो हमें गर्मी देती है वो हीट एनर्जी, ये सब तो नहीं बताता हूँ, टाइम ही बर्बाद होगा, है ना। ये सब बताऊं या फिर इसे आगे बढ़ाएं, अपन मेन चीज पे आए, ये तो तुम पढ़ ही लोगे ना, नोट्स मिल जाएंगे ये वाले तुम्हें। मैं एक काम करूंगा, इसकी तुम्हें एक ड्राइव लिंक दे दूंगा इन नोट्स की, ठीक है, एज दिस सेशन विल एंड हम आपको इसके जो है ड्राइव लिंक को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या आप झांसी की रानी से मिले? हाँ भाई कल ही मुलाकात हुई थी मेरी, और क्या, मैं झांसी से हूं तो ऑब्वियसली मिला ही हूंगा, हर झांसी वाले से तुम सेम सवाल भी करते होगे, हर कोई मिला है भाई, वो सबसे मिलती हैं, वो सबसे मिलती हैं भाई, मैं तो कल ही मिला हूं, मजाक से हट के भाई। कहाँ मिलेंगे सर नोट्स? अरे ये मिल जाएंगे, वैसे आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू गो थ्रू द ई बुक वंस, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी, ठीक है। हाँ तो अब आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, अरे ये भी तुम देख लोगे यार, ये तो नोट्स के थ्रू। हाँ अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आ जाते हैं अपन, अब ये क्या होता है ये भी तुमने खैर बचपन से ही पढ़ रखा है। सो दैट इज बेसिकली दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, आप उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप उसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते, कभी भी बना नहीं सकते। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि इस दुनिया में जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है? बताओ, कैन वी जस्ट से दैट कि इस दुनिया में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ, मतलब जितनी भी है लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी है, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। सो द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन है भाई, प्लीज इसे आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये हमसे बोल रहे हैं कि तुम्हें तीनों पॉइंट्स में, ए बी सी में, तीनों पॉइंट्स में यू हैव टू शो दैट कि भाई साहब हर जगह पर जो, देखो क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो के प्लस यू होती है, तो ये कांस्टेंट आ रहा हो, समझ रहे हो, वो कांस्टेंट आ रहा हो, निकाल लेंगे, 1 सेकंड का काम है, और मैं बता रहा हूं इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज आपकी नजरें स्क्रीन पर मित्रों। तो यहां पर से अगर तुम देखते हो पोजीशन ए पे, पोजीशन ए कौन सी लाइक है, तुम देखोगे टॉप वाली पोजीशन पे, यहां पर तो ऑब्वियसली बॉडी रुक गई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, और मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, यू इज इक्वल टू एम जी एच। तो मैंने बोल दिया यहाँ तो बहुत ही सिंपल है कि भैया मैंने निकाल दिया के प्लस यू इज इक्वल टू 0 प्लस एम जी एच विच इज इक्वल टू एम जी एच। तो ए पे तो मेरी एनर्जी आ गई एम जी एच, ठीक है। सेम मैंने बोला कि यहाँ पर अगर मैं आता हूं अब बी पे, ठीक है, तो मैं बी पे कैसे निकालूं? बी पे भी तो जो है ना कायदे से कितनी आनी चाहिए, एम जी एच आनी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब सबसे पहले तो मैंने मान लिया, लेट सपोज ये जो ना जो बी पॉइंट है इधर तक, ठीक है, ये एक्स हाइट गिर चुका है, ये एक्स ड्रॉप आ गया है, तो ये मेरी जगह हो गई क्या, एच माइनस एक्स, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ? वो तो भैया बहुत सिंपली एम जी एच माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि वो तो सिंपली एम जी इंटू हाइट होता है, और हाइट यहां पर एच माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब उसके बाद में मुझे क्या निकालनी है, सिंपली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और वो मैं कोई भी इक्वेशन के थ्रू, न्यूटन की किसी भी इक्वेशन के थ्रू निकाल सकता हूं। तो यहां से अगर मैं यहां पर देखूं काइनेटिक एनर्जी में मेरी कैसे निकलेगी, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, अब एम तो है ही, वी निकालना है, तो वी स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन? सो वी स्क्वायर को अपन बहुत सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, बताओ 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 बताओ, कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे? ब्रेक? अबे कोई ब्रेक ब्रेक नहीं हो रहा अभी, मशीन के बाद में होगा ब्रेक। मैं नहीं, मेरी मम्मी भी जस्ट खाना दे के गई भाई, मैं भी लेकिन मशीन के बाद ही करूंगा।
थर्ड लॉ, हाँ, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे अपन ऑब्वियसली। तो मैंने बोला देखो इनिशियली तो वेलोसिटी कुछ थी नहीं जब ऊपर था, तो यू स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, ऐसे तो जीरो ही कर दो, तो वी स्क्वायर आ जाएगा मेरा 2as के बराबर। अब मैं बोलूंगा एक बात बताओ, 2 तो 2 हो गया, a मेरा g हो गया, s कितना आएगा कि x डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो x आ गया, तो मैंने बोला वी स्क्वायर मेरा किसके बराबर आ गया 2gx के बराबर, ठीक है। तो कैन आई जस्ट से दैट k इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 2gx, तो ये मेरा 2 से 2 गया, तो ये कितना आ गया mgx के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा k इधर पे कितना आ रहा है mgx, p मेरा कितना आ रहा था mgh माइनस x, तो ये कलेक्टिवली क्या हो जाता है mgh माइनस mgx। और अब मुझे क्या निकालना है बी पॉइंट पे k प्लस यू, तो ये mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया mgh। तो मैंने क्या देखा भाई बी पॉइंट पे भी mgh ही एनर्जी है। अब चलो सी पॉइंट पे भी देख लेते हैं, तो सी पॉइंट पे तो भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि सी पॉइंट पे आके हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और अब मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया यहां पर भी अगेन अगर तुम देखोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब सिंपल सी बात बताओ, जी ए तो जी हो गया होगा, एस जो है कितना डिस्टेंस कंप्लीटली ट्रेवल हो गया होगा, एच पूरी एच हाइट नीचे आ गया ना, तभी तो ग्राउंड पे आ गई, तो एच, तो मैंने बोला वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया, ठीक है। तो सेम हाफ इंटू एम इंटू 2gh, 2 से 2 गया mgh, ठीक है। तो जहां पर मेरा u इज इक्वल टू 0 हो गया, k इज इक्वल टू mgh हो गया, तो अगेन मेरा k प्लस यू किसके बराबर आ गया mgh के बराबर। एंड इसी तरीके से अपन ने देखा कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी कितनी है mgh है। सो दस द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज कंजर्व्ड, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है, यस, सो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अ सिंपल पेंडुलम। यहां पर अगर तुम इस पेंडुलम को देखो तो इस जगह पे ये लोग अपनी मीन पोजीशन पे होते हैं और यहां पर ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं, मतलब एक्सट्रीम हाइट। तो मैं क्या यहां पर बोल सकता हूं कि ये जब यहां पर मूव कर रहे होते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाती है, और जब ये एक्सट्रीम पे जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि रुक जाता है ना उधर पे, फिर वापस आता है, फिर मोमेंटम गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी आती है इसके अंदर। तो इसकी जो एक मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती होगी वो mgh होती होगी, यहाँ पर mgh होती होगी, और यहां तक आते इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते करते इसकी काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाती है। तो हर जगह पे चाहे मीन पे चाहे दोनों ही एक्सट्रीम पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो ये सारी चीजें इतनी जरूरी है नहीं, ठीक है। अब यहां पर ये वाला चैप्टर अपना एंड हो गया।